जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन स्टडी ऑफिशियल पर। तो आज से हम जो है ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर वाइज डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो इससे पहले जो है हिस्ट्री की जो है सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो साथ साथ जो है ज्योग्राफी के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिस्कस करना भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके हेल्पफुल होंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस पे चलने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो फीडबैक जरूर दीजिएगा और लाइक शेयर और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, जिससे मैं वीडियो को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी, जो है खगोल विज्ञान। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? खगोल विज्ञान। तो अगर हम ब्रह्मांड की बात कर लें तो ब्रह्मांड जो कि समस्त जो है दिखने वाले समस्त आकाश की पिंड को जो है ब्रह्मांड कहा जाता है। दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। ऐसा माना जा रहा है कि ब्रह्मांड जो है विस्तारित हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और अगर ब्रह्मांड में हम बात कर लें तो ब्रह्मांड में क्या है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या में क्या पाया जाता है? या फिर खाली जगह है और या फिर तारे हैं। क्या है? या फिर खाली जगह है या फिर तारे हैं। इसी वजह से ब्रह्मांड को क्या कहा जाता है? स्पेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाली जगह की वजह से जो है स्पेस कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या? एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। तो अगर बात करें हम एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी जो है ज्योतिष विज्ञान को एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। अगर हम बात करें न्यूमिस्मैटिक की, किसे? न्यूमिस्मैटिक की, तो सिक्के के अध्ययन को जो है न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। किसको? सिक्के के अध्ययन को। और ब्लैक होल की चर्चा हम जो है आगे वीडियो में करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है क्या कहलाता है? वह आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है तो वह तारा कहलाता है। क्या कहलाता है? तारा। जैसे कि सूर्य के पास अपनी हीट और लाइट है, अपनी खुद की हीट और लाइट है, इसी वजह से वो तारा किस कैटेगरी में आता है? वो सूर्य जो है तारे की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो अगर हम चमकता तो चांद भी है, चंद्रमा भी चमकता है, मून भी, लेकिन उसके पास अपनी लाइट और अपनी ऊष्मा नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो बात हो रही है किसकी? बात हो रही है सूर्य की। तो चलिए सूर्य के फॉर्मेशन की, सूर्य के उत्पत्ति के बारे में बात कर लेते हैं। तो सूर्य सबसे पहले क्या था? तो सूर्य सबसे पहले जो है ये एक विरल गैस का गोला था। विरल मतलब कुछ गैसें फैली हुई थी, उसी विरल गैस का गोला था। ठीक है, फिर वो जो है किसमें? निहारिका के, नेबुला के रूप में जो है चेंज हुआ। और इसमें क्या हो? संलयन विधि द्वारा, किसकी? संलयन विधि द्वारा हाइड्रोजन का जो है हीलियम में, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हुआ और जो है ये क्या बना? तारा बना। क्या है? जो है अगर सूर्य के फॉर्मेशन की बात कर लें तो ये क्या? पहले विरल गैस का गोला था, उसके बाद संलयन विधि से ये जो है हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हुआ और इसने जो है तारे का रूप ले लिया। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें सूर्य की, तो सूर्य किस अवस्था में होता है? सूर्य जो है ठोस, द्रव या गैस? तो सूर्य जो है सेमी लिक्विड होता है, जिसे क्या कहते हैं हम? कि जो है प्लाज्मा अवस्था में होता है। किसमें? प्लाज्मा अवस्था में। जैसे जेली नहीं होती, तो उस तरीके का सूर्य का जो है, सूर्य का स्ट्रक्चर कैसा है? सूर्य का स्ट्रक्चर है जेली की अवस्था में। ना तो वो ठोस है, ना ही लिक्विड में है और ना ही गैस में है, वो जेली की तरीके से है। ठीक है, तो जैसे कि गुथा हुआ आटा, उस तरीके की जो है शेप में सूर्य है। ठीक है, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो तारे के रंग निर्धारण में सर्वाधिक निर्भरता किस पे होती है? तो तारे का रंग जो है किस पर निर्भर करता है, या फिर तारे का कलर जो है किस पर डिपेंड करता है? तो तारे का रंग जो है तारे के पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है कि तारे का कलर कैसा होगा। तो अगर निम्न तापमान होगा, कैसा? निम्न तापमान, जो कि 6000 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर निम्न तापमान में जो है तारे का रंग कैसा होता है? ये लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। अगर मध्यम तापमान रहेगा तो मध्यम तापमान में तारे का रंग कैसा रहेगा? तारे का रंग जो है सफ़ेद रहेगा। कैसा रहेगा? सफ़ेद। और अगर उच्च तापमान रहेगा तो तारे का रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अगर निम्न तापमान है तो तारे का रंग लाल रहेगा, मध्यम है तो सफ़ेद रहेगा, और अगर उच्च तापमान है तो तारे का रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये थी तारे के बारे में कुछ कलर के बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसी भी तारे का भविष्य किस पर निर्भर करता है? तारा आगे चल के क्या बनेगा, इन फ्यूचर में तारे का क्या होगा, तो ये चीज़ किस पर डिपेंड करता है? तो तारे के जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि तारा जो है आगे चलकर तारे का क्या होगा।
ठीक है। तो अगर हम तारे के बारे में फुल डिटेल पूरी हम तारे का भविष्य मतलब तारे का जो है निर्माण से तारे का फॉर्मेशन कैसा होता है और फाइनली लास्ट में तारा जो है बर्बाद होकर या फिर कह लें कि तारा जो है फाइनली लास्ट में कहाँ जाके जो है नष्ट होता है, तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, तारे के फ्यूचर को हम जो है ब्लैंक पेज पे समझ लेते हैं फुल फॉर्मेशन को। ठीक है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि तारा सबसे पहले क्या होता है, ये एक विरल गैस का गोला होता है। क्या होता है? विरल मतलब जो है कि दूर दूर है उस तरीके की गैस का गोला होता है। कैसा होता है? ये विरल गैस का गोला होता है। तो ये जो है फिर आगे चल के किसमें, ये नेबुला में, किसमें, निहारिका में बदल जाता है। किसमें? निहारिका में, जो कि क्या होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन विधि व्यवहार, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, जिससे वो क्या होता है, तारे का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? तारे का। ये क्या बन जाता है? तारा। ठीक है, तो तारा आगे चल के क्या बनेगा, अब ये तो तारा हो गया, जैसे कि मान लो हमारा सूर्य हो गया। ठीक है, तो ये आगे चल के दो तरीके से जाएगा। पहला तो ये एक 1.44, ठीक है, अगर तारा, कोई भी तारा, सूर्य ले लो चाहे कोई भी तारा, अगर सूर्य से 1.44 गुना से अधिक होगा तब तो ये क्या बनेगा, 1.44 गुना से अधिक होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा अभिनव तारा। क्या बनेगा? अभिनव तारा। और अगर 1.44 गुना से कम होगा तो ये क्या बनेगा, श्वेत वामन। क्या बनेगा? श्वेत वामन। तो अगर ऐसा माना जाता है कि अगर तारा जो सूर्य से 1.5 गुना से अधिक होगा तो क्या बनेगा, वो श्वेत वामन बनेगा। और अगर तारा जो है सूर्य के 1.5 गुना से अधिक होगा तो ये क्या बनेगा, जो है अभिनव तारा। 1.5 गुना से छोटा होगा तो श्वेत वामन, 1.5 गुना से बड़ा होगा तो क्या बनेगा, ये अभिनव तारा। ठीक है, तो अगर हम श्वेत वामन की बात कर लें तो इसमें जो है लगभग तारे का 95% एनर्जी जो है खत्म हो चुकी होती है। ठीक है, तो जब इसकी एनर्जी जो है लगभग 100% खत्म हो जाती है तो ये क्या बन जाता है, काला वामन। ठीक है, तो काला वामन बन के ये क्या होता है, जो ब्रह्मांड में घूमता रहता है, जबकि ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें कि ये जो अभिनव तारा बनता है, जो कि चंद्रशेखर सीमा से कितना, लगभग 1.5 गुना अधिक होता है, सूर्य से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये चलकर 4 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। किसमें? 4 में। सबसे पहले तो क्या बनेगा, इसी जो अभिनव तारों को क्या कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरनोवा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सुपरनोवा, इसी अभिनव तारे को कहा जाता है। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि ये तारा न्यूट्रॉन जो है, या फिर पहली कंडीशन होगी कि ये तारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। या तो ये क्या बनेगा, सेकेंड कंडीशन में क्या बनेगा, ये पल्सर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पल्सर। और थर्ड कंडीशन में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्वेसर। क्या बन जाएगा? क्वेसर। दोनों कंडीशन में जो है ये फाइनली लास्ट में क्या होता है, ये एकदम बहुत अधिक तेजी गति से घूमता है। क्या करता है? घूर्णन करता है। तो ये जो है इसकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कंडीशन। और फोर्थ कंडीशन में क्या बन जाता है, तो ये तारा जाके क्या बनेगा, या फिर ये तारा जाके बन जाएगा ब्लैक होल। क्या बन जाएगा? ब्लैक होल। तो अगर हम बात कर लें तो इस तरीके से जो है तारे का फॉर्मेशन से लेके तारे का जो है अंत होता है। क्या बनता है? विरल गैस से लेके तारा फाइनली क्या बनेगा, अगर छोटा तारा होगा तो ये काला वामन बन के नष्ट हो जाएगा, और अगर बड़ा होगा तो फाइनली किस में बनेगा, ये ब्लैक होल बन जाएगा। तो ये है तारे का पूरा फ्यूचर। क्या है? तारे का फ्यूचर। ठीक है, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि इससे मैं वीडियो को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकूं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सूर्य के द्रव्यमान के कितने गुने को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो ये जैसे अभी जस्ट मैंने इससे पहले अभी पूरा चंद्रशेखर सीमा के बारे में पूरी डिटेल बताई है, तो अगर इस वीडियो को आप पॉज करके इसका आंसर जो है अगर आप कमेंट बॉक्स में दे दें तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए, ये जो है 1.44 गुना, लगभग 1.5 गुना, कितना, लगभग 1.5 गुने को जो है क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर सीमा। अगर फैक्चुअल बता दिया जाए तो 1.44 जो है एक्यूरेट है। कितना है? 1.44 एक्यूरेट है क्या, चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 6। ब्रह्मांड में तारे के असंख्य समूह को, ब्रह्मांड में जो है तारे के असंख्य समूह को क्या कहा जाता है। तो ब्रह्मांड में जो है तारे क्या है, ब्रह्मांड में या फिर तारे हैं या फिर खाली जगह है, इसी वजह से उस खाली जगह की वजह से क्या कहा जाता है, उस ब्रह्मांड को स्पेस कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
आकाशगंगा, या फिर इसी को क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैलेक्सी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें क्या कहा जाता है, गैलेक्सी। ठीक है, तो अगर माना जाता है कि आकाशगंगा का निर्माण आज से लगभग 12 बिलियन वर्ष, कितना, 12 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। किसका, आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। तो अगर हम कहते हैं 12 की इंटू 10 और पावर क्या है, 8। ठीक है, 12 इंटू 10 और पावर 8, या फिर हिंदी आधी इंग्लिश, कोई बात नहीं। ठीक है, वर्ष पहले हुआ था। इसी को क्या कह देंगे, 12 बिलियन वर्ष पहले तारे का, ब्रह्मांड का जो है, आकाशगंगा का जो है निर्माण हुआ था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि आकाशगंगा का आकार कैसा है। ठीक है, आकाशगंगा का आकार कैसा है, तो आकाशगंगा का आकार है, तो आकाशगंगा का आकार कैसा है, तो आकाशगंगा का आकार कैसा है, तो वो सर्पीला, कैसा है, स्पाइरल है। आकाशगंगा का आकार कैसा है, ये स्पाइरल है। इस तरीके से आकाशगंगा है, कैसा है, स्पाइरल है। ठीक है, तो अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आकाशगंगा का आकार कैसा है, तो आकाशगंगा का आकार कैसा है, स्पाइरल है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहा जाता है। जैसे कि 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहा जाता है, तो 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुपर क्लस्टर कहा जाता है। किसको, 3 आकाशगंगाओं के समूह को। जैसे कि सुपर क्लस्टर, आप सुपर क्लस्टर जैसे कि ये हो गया, 3 आकाशगंगाएं होंगी। ठीक है, 1 2 3। जैसे कि हम बात कर लें, हमारी आकाशगंगा कौन सी है जिसमें हम रहते हैं, उसे कहते हैं मंदाकिनी। ठीक है, और एक हो गई, दूसरी हो गई क्या, हमारी सबसे नज़दीकी जो है क्या, आकाशगंगा, हम जिसमें रहते हैं उसे तो क्या कहते हैं, मंदाकिनी। लेकिन हमारी जो है सबसे नज़दीक, हम जिसमें रहते हो तो मंदाकिनी, लेकिन हमारी सबसे नज़दीकी कौन सी हो जाएगी, वो है देवयानी। क्या है, देवयानी। इसी को जो है क्या कहते हैं, एंड्रोमेडा भी कहा जाता है। ठीक है, और तीसरी जो है, दूसरी सबसे नज़दीक कौन सी है, वो है NGC। क्या है, NGC 33। ये तीसरी जो है आकाशगंगा है, जो कि तीनों मिला के एक सुपर क्लस्टर बनाती है। ठीक है, तो पहली कौन सी है, मंदाकिनी, और हमारे नज़दीक कौन सी है, देवयानी, और तीसरी है NGC 33। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारी सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सी है, जो कि इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि हमारी सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सी है, ये है मंदाकिनी। मंदाकिनी कौन सी है, मंदाकिनी तो हमारी आकाशगंगा है जिसमें हमारी पृथ्वी या हमारा सौरमंडल जिसमें स्थित है, वो कौन सी है, मंदाकिनी। लेकिन हमारी जो है सबसे करीबी, वो कौन सी है, वो है देवयानी। क्या है, देवयानी हमारी सबसे करीबी है। हमारी कौन सी है, मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा। हमारी सबसे नज़दीक कौन सी है, पहली देवयानी, और हमारी दूसरी सबसे नज़दीक कौन सी है, वो है NGC M33। NGC M33 भी इसे कहते हैं। क्या, NGC M33 या NGC 33 इसे कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हमारा सूर्य किस आकाशगंगा में स्थित है। लगभग सारे के सारे कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुका हूं, तो फिर भी देख लेते हैं हमारा सूर्य किस आकाशगंगा में स्थित है। तो ये जो है मंदाकिनी में, किसमें, मंदाकिनी में हमारा सूर्य जो है, हमारा सौरमंडल जो है मंदाकिनी में स्थित है। इसी को जो है दुग्ध मेखला कहा जाता है। क्या, दुग्ध मेखला, या इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, मिल्की वे। क्या कहा जाता है, मिल्की वे कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आकाशगंगा के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है। आकाशगंगा के केंद्र, जैसे ये आकाशगंगा हो गई, क्या है, ये आकाशगंगा है। ठीक है, ये केंद्रीय भाग है। इस केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है, तो आकाशगंगा कैसी है, उसका आकार सर्पीलाकार है। तो आकाशगंगा का केंद्रीय भाग क्या कहा जाता है, ये बल्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बल्ज। तो बल्ज के अंदर ही लगभग सबसे ज़्यादा तारे होते हैं। किसमें, बल्ज के अंदर ही सबसे ज़्यादा तारे होते हैं। और कोई भी नया तारा, जो भी नया तारा होता है वो कहाँ होता है, ये किनारे वाले भाग में होता है। जैसे जैसे ये पुराना होता जाता है तो बल्ज में घूमता घूमता बल्ज में पहुंचता जाता है। और ब्लैक होल जो है कहाँ पाए जाते हैं, बल्ज के अंदर ही ब्लैक होल भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर कैसे लगाता है।
तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर कैसे लगाता है। तो ये जैसे मंदाकिनी हो गई, और सूर्य का जो है स्थिति कहाँ है, सूर्य अभी इस स्थिति पे है। सूर्य जो है हमारी आकाशगंगा के सेंटर में ना होकर वो कहाँ है, इस टाइम पे किनारे पे है, जो कि अभी माना जाता है कि तारा जो है नए तारे का रूप है। ठीक है, तो ये किस अवस्था में घूमता है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है क्या, एंटी क्लॉकवाइज, जिसे घड़ी की उल्टी दिशा में, ये घड़ी है तो घड़ी की सुई इस दिशा में घूमती है, तो इस दिशा में ना घूमकर जो है ये उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें कि सूर्य की जो है गति क्या होती है, सूर्य की गति क्या होती है घूमने की, तो सूर्य की गति होती है लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जो है ये सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो इसी को जो है एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 25 करोड़ वर्ष। कितना लगता है, 25 करोड़ वर्ष जो है सूर्य को अपनी मंदाकिनी का चक्कर लगाने में लगता है, जिसे इसी 25 करोड़ वर्ष को क्या कहा जाता है, एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। एक ब्रह्मांड वर्ष, इसी 25 करोड़ वर्ष को क्या कहा जाता है, एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्य का सबसे नजदीकी तारा। ठीक है, सूर्य का सबसे नजदीकी तारा, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही फ्रीक्वेंटली, बहुत ही आसानी से बहुत से एग्जामों में जो है पूछा गया है कि सूर्य के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है। ठीक है, तो अगर लोग क्या लगाते हैं, सन जो है हमारे जो है सबसे नजदीक है, क्योंकि हम सूर्य पे तो है नहीं, तो हमारा सबसे नजदीकी तारा क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। लेकिन सूर्य से सबसे नजदीकी तारा कौन सा हो जाएगा, ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या है, सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य का सबसे नजदीकी तारा है। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें किसकी, तारामंडल की, तो अगर तारामंडल क्या होता है, तारामंडल जो है सूर्य के कुछ दूरी पर स्थित जो है तारे के समूह के कारण बनने वाली आकृति, जो है सूर्य से दूर कुछ तारों के समूह से कुछ जो आकृति बनती है, उसी आकृति को क्या है, जो कुछ विशेष दिखाई देती है, कुछ अलग दिखाई देती है, उसी को जो है क्या, तारामंडल कहा जाता है। ठीक है, अगर तारामंडल, कितने तारामंडल है, लगभग माना जाता है 89 तारामंडल है। कितने, 89 तारामंडल है, जिसमें प्रमुख क्या है, जो है हाइड्रा। क्या है, हाइड्रा जो है सबसे बड़ा तारामंडल है। कौन सा, हाइड्रा जो है सबसे बड़ा तारामंडल है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है ध्रुव तारा सदैव किस दिशा में दिखाई देता है। तो ध्रुव तारा सदैव किस दिशा में दिखता है, तो ये तो सभी लगभग आपको सभी को पता होगा कि ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा में दिखता है। ठीक है, उत्तर दिशा में दिखता है। ठीक है, तो अगर ध्रुव तारे का जो है पहले यूज किस लिए, ये दिशा के जो है निर्माण के प्राचीन समय में जो है दिशा जानने के लिए जो है, जब जो है कंपास वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो लोग जो है इसी ध्रुव तारे की जो है मदद से समुद्री जो है रास्ते को तय करते थे और समुद्र में जो है रास्तों को पता लगाते थे कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला तारा किसे कहा जाता है। तो जो है हमारे जो है गैलेक्सी का, या फिर हमारे कहते हैं आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा किसे माना जाता है, तो ये जो है साइरस। क्या है, साइरस जो है सबसे चमकीला तारा है। तो याद करने के लिए अगर किसी को भी चमकना होता है तो उसके लिए सीरियस होना पड़ता है, तो सीरियस से याद कर सकते हैं साइरस जो है सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, साइरस सबसे चमकीला तारा है। और इसे किस माध्यम से देखा जाता है, इसे जो है आप नॉर्मल नहीं, इसे आप समुद्र, ओशियन के माध्यम से आप इस साइरस को देख सकते हैं कि ये कैसे सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन कैसा लगा, डिस्कशन आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को और भी ज़्यादा इंप्रूव करने वाला हूँ। तो ये सीरीज़ आपकी स्टार्ट हो चुकी है। हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है आपने देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक हिस्ट्री के क्वेश्चन ना देखे हो तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जो है क्वेश्चन देख सकते हैं। और इस सीरीज को लगभग मैं पूरी की पूरी जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी पूरी की पूरी जो है कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। अगर आपने सपोर्ट दिया तो मैं पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है इसमें अटैम्प्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।